मेरी पत्नी ने घर से भागकर मुझसे शादी की थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे डर था कि कहीं वह भी घर से भाग न जाए। इसलिए मैं अपनी पत्नी को रोज ताने देता था कि तुम बदचलन हो। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं बनने दूंगा। मेरी पत्नी रोज मेरी वजह से छिप छिप कर रोती थी। एक दिन मुझे उस पर तरस आया और मैंने कहा, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलता हूँ। ये सुनकर मेरी पत्नी बहुत खुश हुई। जब मैं उसे उसके मायके ले गया तो वहां मेरी सास अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोई। लेकिन उस समय तो मैं यह देखकर हैरान रह गया जब मेरी पत्नी ने कई रातों से मैं जाग रहा था। मन और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि मैंने क्या कर दिया। मेरी अकल में कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक आज से 1 साल पहले मैं कितना खुश था, लेकिन अब मेरी हैसियत, मेरा वजूद, सब कुछ एक पल में बदल गया था। क्या मैं यहाँ रुक सकता था और क्या यहाँ से जा सकता था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 1 साल पहले मैंने जो एक गलती की थी, आज उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया था। मैं सोहन एक मेहनती और लगन वाला इंसान था। मेरी जिंदगी सीधी सादी थी। सुबह सवेरे उठना, अपनी दुकान पर जाना और रात गए वापस आना, बस यही मेरा रोज का काम था। कई साल की कड़ी मेहनत, पसीने और लगन के बाद मैंने अपना एक छोटा सा स्टॉल खोला था। यह सिर्फ एक स्टॉल नहीं था, यह मेरे सपनों की पहचान थी, मेरे वजूद की पहचान थी। मैं यहाँ लोगों को उनकी मनपसंद चीजें सजा कर दिया करता था। हंसी खुशी प्यार से उनसे बातें करता और वे भी मेरे काम की तारीफ करते हुए खुशी खुशी अपनी चीजें ले जाते थे। भगवान की मेहरबानी से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी थी। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं इतनी तरक्की कर सकता हूँ। मेरा कोई अपना नहीं था। माता पिता तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और इस काबिल बना दिया था कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब मैं चाचा के घर से दूर दुकान के पास किराए पर एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगा था। मेरी गुजर बसर बहुत अच्छी हो रही थी। मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों पर खर्च करता था। कभी कभार अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से मिलने जाया करता था, खासकर उन लोगों के घर जो गरीब और साधारण थे। मैं उनके लिए फल, मिठाइयाँ और दूसरी चीजें भी ले जाया करता था, क्योंकि मेरा कोई नहीं था जिस पर मैं अपना सारा पैसा खर्च करता। उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने का एक अलग ही मजा था। उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बत मुझे सुकून देती थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक दिन मैंने अपने नौकर छोटे को दुकान पर बिठाया और खुद अपनी दूर की रिश्तेदार आंचल की माँ के घर चल पड़ा। मैं काफी अरसे से उनकी तरफ नहीं गया था। रास्ते में मैंने एक बड़ी दुकान से फल और कुछ मिठाइयाँ खरीदी। आंचल की माँ मुझे देखकर बहुत खुश होती थीं। वह हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह समझती थीं, लेकिन आज वह कुछ खास खुश नहीं थीं। उनके चेहरे पर एक उलझन और परेशानी नजर आ रही थी। उनके साथ एक लड़की बैठी थी जिसने पूरा चेहरा ढका हुआ था। मुझे देखकर वह एकदम से उठकर अंदर चली गई। उसका यह व्यवहार मुझे अजीब लगा। मेरी बात सुनकर आंचल की माँ कुछ गड़बड़ा गईं और घबराहट में कहने लगीं, ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार बेटी है, बेचारी यहाँ शहर घूमने आई है। इसने पहले कभी शहर नहीं देखा। अच्छा, तो ये बात है, तो घूम लिया शहर? मैंने उन्हें सामान देते हुए मुस्कुराकर पूछा। उनका चेहरा अब भी परेशान था। अरे कहाँ बेटा, तेरे चाचा में तो इतनी जान नहीं कि इसे घुमा सकें, और किसी पर मुझे भरोसा ही नहीं है। पराई जवान बच्ची है, कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो अपना सिर झुका लूंगी। वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। मैं सिर झुकाए उनकी बातें गौर से सुन रहा था। वह शायद किसी मुश्किल में थीं और मुझसे मदद मांगने में हिचकिचा रही थीं। अचानक आंचल की माँ ने कहा, अरे तुम तो मेरे अपने बच्चे, तुम इसे क्यों नहीं घुमा लाते? उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरा दिल धक से रह गया। मैं कैसे आंचल की माँ? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ और मेरा दुकान का काम भी बहुत है। मैं मना करने वाला ही था कि उन्होंने मेरी बात काट दी और जोर देकर कहा कि अब तो तुम ही इसे घुमाओगे, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं किसी को इनकार नहीं कर पाता था। आंचल की माँ को भी मना न कर पाया और उनके भरोसे पर पूरा उतरना चाहता था। दूसरी सुबह ही मुझे आने को कहा था। अगली सुबह मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर आंचल की माँ के घर पहुंच गया। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ये पहला मौका था जब मैं किसी अनजान लड़की को घुमाने जा रहा था। वह लड़की बाहर निकल आई थी। उसने काले रंग का लंबा बुर्का पहना हुआ था और चेहरे को अच्छे से छिपाया हुआ था। उसका कद भी लंबा था। मैंने उसे बाइक पर बैठने को कहा तो वह खामोशी से बैठ गई और हम चल पड़े। रास्ते में वह एक भी लफ्ज न बोली। खामोशी का यह आलम मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अचानक उसने एक नरम आवाज में कहा कि उसे पहले लाल किला देखना है। मैं उसे वहीं ले आया। वह काफी देर तक किले की दीवारों और इतिहास को देखती रही। फिर उसने कुछ पुरानी और कीमती चीजें खरीदी और एकदम से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, शरबत पिला दो। उसकी बात पर मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई कि मुझे पहले क्यों ख्याल नहीं आया। मैं उसे पास ही एक शरबत की दुकान पर ले आया और शरबत का ऑर्डर दे दिया।
मैं उससे नजरें चुराकर दूसरी तरफ देख रहा था। आज से पहले किसी लड़की के साथ इस तरह न घूमा था और न ही शरबत पिया था। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल में एक हलचल मची हुई थी। अचानक मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसका नाम नंदिनी था। वह शरबत पी रही थी और उसका नकाब हटा हुआ था। मैं तो उसे देखकर पलक झपकना ही भूल गया था। वह बेहद हसीन थी। उसकी आंखों में एक कशिश थी और उसकी मुस्कुराहट दिल को छू लेने वाली थी। ऐसा हुस्न मैंने आज तक ना देखा था। मैं उसके हुस्न में खो चुका था। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वह एक अदा से मुस्कुराई। वह मुस्कान दिल को सुकून दे रही थी। मैंने जल्दी से अपना रुख फेर लिया। ऑफ! ये मुझे क्या हो गया था? भला नंदिनी क्या सोचेगी? मैं खुद को कोसने लगा। उसके बाद नंदिनी ने खुद ही मुझसे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उसकी बातों में एक जहानत और चुलबुलापन था। मुझे हैरानी हो रही थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह शहर घूमने निकली है, बल्कि वह शॉपिंग से ज्यादा मुझ में दिलचस्पी ले रही थी। वह मेरे काम, मेरे परिवार और मेरी जिंदगी के बारे में सवाल पूछ रही थी। मैं भी उसके सवालों का जवाब देता गया। मुझे उससे बातें करके अच्छा महसूस हो रहा था। और जब मैं उसे वापस ले जा रहा था, उस वक्त बाइक पर बैठने से पहले उसने मुझसे एक सवाल पूछा, जिसे सुनकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं बस एकटक उसे देखे जा रहा था। मेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है नंदिनी? मैं हकलाकर बोला। हो सकता है सोहन। बस मैं आज रात ही तुम्हें आंचल की माँ के घर के बाहर मिलूंगी। तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो रात 12 बजे आ जाना, वरना मैं समझूंगी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। उसने उदासी से कहा तो मैंने फौरन से हाँ कर दी। मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बन चुकी थी। मैं आऊंगा नंदिनी। मेरी बात पर वह खिल उठी और बाइक पर बैठ गई और फिर उसी रात मैं उसे लेने पहुंच गया। मैंने किसी और की बाइक ली थी ताकि अगर कोई देख ले तो पहचान न सके। आंचल की माँ के घर से कुछ दूर मैं कोने में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में नंदिनी आती हुई दिखाई दी। उसका दिल उसके साथ भाग रहा था। मुझे अब भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि भला इतनी हसीन लड़की कैसे मुझे मिल गई थी। मैं उसे लेकर अपने घर नहीं आया था, बल्कि मैंने दुकान से कुछ फासले पर 1-2 कमरों का घर किराए पर लिया था, 1 महीने के लिए, जहां मेरे दोस्त पंडित जी के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। रात 2 बजे हमारी शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था और नंदिनी भी सुकून महसूस कर रही थी। मैं आज से पहले इतना खुश कभी न था। मैं बहुत एहतियात बरत रहा था कि हमारी शादी की खबर किसी को न मिले और इसीलिए दिन भर दुकान में ही रहता था। कुछ ही दिनों में पता चला कि आंचल वालों ने नंदिनी की तलाश खत्म कर दी है। अब मैं सुकून से था। नंदिनी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पहली बार किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा था। मैं भी दुनिया की हर चीज उसके कदमों में लाने को बेचैन रहता। उसके आने से मेरी दुकान में भी बहुत बरकत आ गई थी। कुछ ही अरसे में मैंने दूसरी दुकान भी खोल ली थी। 2 माह बाद मुझे नंदिनी ने खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अब तो मुझे उससे और भी मोहब्बत हो गई थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे और 9 माह के बाद नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। और वह दिन जाहिर तौर पर तो मेरे लिए खुशियां लाया था, मगर हजारों खौफ भी साथ ही लाया था। एक बेटी की पैदाइश ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। अचानक मुझे एक वहम ने घेर लिया था कि मेरी बेटी कहीं नंदिनी जैसी न हो जाए। कहीं यह भी मेरा मुंह काला करके किसी के साथ भाग न ले। बस यही ख्याल अब मेरी शादीशुदा जिंदगी में जर घोल रहा था। मुझे तो नंदिनी से अब घिन आने लगी थी। लोग कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। ओह भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? नंदिनी ने पहली बार ही मुझे देखकर शादी का कहा और मैंने बिना सोचे समझे उससे शादी कर ली। कभी पूछा तक नहीं कि उसके माँ बाप कहाँ हैं और वह कहाँ रहा करती थी। आज ये सारे ख्यालात मेरे जहन में किसी नागिन की तरह फन फैलाए खड़े थे। उठते बैठते मैं नंदिनी को उसकी बेहयाई के ताने देने लगा था। मुझे उससे अजीब सी नफरत होने लगी थी। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसका नाम मैंने आबरू रखा था, लेकिन अब मुझे यह नाम भी डराता था। आबरू 2 माह की हो चुकी थी। नंदिनी ने कभी मुझसे मेरी बेरुखी की शिकायत तक न की थी। वह खामोशी से मेरी बातों और मेरे बर्ताव को बर्दाश्त कर रही थी। मगर आज जब मैं घर वापस आया तो वह घुटनों में सर दिए रो रही थी। न जाने क्यों उसे इस तरह सिसकता देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत फिर से जाग गई। क्या हुआ नंदिनी? क्यों रो रही हो इस तरह? नंदिनी ने सर उठाकर मुझे शिकवे भरी नजरों से देखा। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सोहन, मुझे मेरे पिता के घर जाना है, अभी के अभी। वह आहिस्ता से बोली तो मैं चौंक गया। नंदिनी, ये क्या बातें कर रही हो? अब वक्त नहीं है कि तुम वहां जाओ। मेरी बात काटकर वह बोली। सोहन, यही तो वक्त है जब मुझे अपने घर जाना है। ये क्या कह रही थी वह? मैं समझने से कासिर था। भगवान के लिए इनकार न करना। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। ठीक है नंदिनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं राजी हो गया था। वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी थी। जब से आबरू पैदा हुई थी तब से मैंने नंदिनी का जीना हराम कर रखा था। आज मुझे सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। उसने जो कुछ किया था उसमें मैं भी तो बराबर का शरीक था। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, मगर फिलहाल नहीं। जब वह वापस आएगी तब। हम बस में सफर कर रहे थे।
मैंने गौर ही न किया था कि नंदिनी ने क्यों कहा था कि यही तो वक्त है कि मैं वहां जाऊं। उसका क्या मतलब था आखिर। मैं इन्हीं सोचों में खोया था कि नंदिनी बोली, सोहन, मेरा गांव आने वाला है, अगले स्टेशन पर हमें उतरना है। मैंने इस बात में सर हिलाया। कुछ ही देर में हम एक तांगे में सवार थे। नंदिनी ने कहा कि यहाँ फिलहाल किसी को पता ना चले कि मैं उसका पति हूँ, वह खुद मौका देखकर बता देगी सबको। मैंने उसकी बात मान ली और खामोश रहा। तांगा एक बहुत बड़ी हवेली के सामने रुका था और जैसे ही नंदिनी अंदर दाखिल हुई तो मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां चारों तरफ से उस पर फूलों की बारिश होने लगी थी। वहां सारी महिलाएं उसको गले लगाकर प्यार कर रही थीं और नंदिनी भी अपनी माँ से मिलकर खूब रोई थी। नंदिनी पर एक दुपट्टा डालकर उसे बहुत इज्जत से बिठाया गया था। एक नौकरानी जल्दी से बड़ी सी परात में पानी लाई और नंदिनी के पैर धुलवाने लगी। मैं सिर्फ हैरत में यह मंजर देख रहा था। मैंने तो सोचा था कि वह किसी गरीब किसान की बेटी होगी, मगर वह तो अगला मंजर देखकर तो मैं चकरा ही गया। नौकरानी ने नंदिनी के पैरों का पानी गिलास में भरा और एक आदमी को दिया। मैंने सुना नहीं कि वह उसे क्या कह रही थी, मगर यह सब मेरी समझ से बाहर था। नंदिनी महारानियों की तरह शान से बैठी थी। औरतें एक एक करके उसका हाथ चूमती जाती थीं। हवेली खचाखच भरी हुई थी। एक लड़की मेरे करीब आई और मेरे हाथ से मेरी बेटी को ले गई। वह भीड़ में खो चुकी थी। मैं परेशान सा खड़ा था। नंदिनी तो जैसे भूल ही गई थी कि मैं उसका पति हूँ। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छिपाई थी। वह इतने अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और मुझ जैसे आम आदमी के साथ। वह पैरों का धोवन, जिसको पैरों का धोवन दिया था नौकरानी ने। भाई बात सुनो, ये पैरों का धोवन तुम किसको पिला रहे थे? मैंने पूछा तो वह नौकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। भाई, पैरों का पानी किसी को पिलाया नहीं जाता। मैं तो इस पानी को आग में डालने गया था। महाराज का हुक्म था कि नंदिनी बेटी के आते ही उनके पैरों का पानी आग में डाला जाए ताकि उनकी सारी बलाएं जलकर राख हो जाए। वह कहता हुआ अंदर जाने लगा। मैं अंदर आ गया था। वहां बैठा मैं बस सोचों में ही खोया था कि यह क्या मामला था। अगर 1 साल बाद भागी हुई लड़की घर वापस आए तो उसे तो जिंदा दफन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उलटी गंगा बह रही थी। किसी ने पूछा तक नहीं कि 1 साल से तुम कहाँ थी। रात का अंधेरा फैल गया था। यहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी थे, अपने घरों को जा चुके थे। इतने में एक लड़की आई। आपको नंदिनी जी ने अंदर बुलाया है। उसकी आवाज सुनकर मैं जल्दी से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। पहले लड़की अंदर गई, फिर वहां से बहुत सी औरतें निकलती दिखाई दीं। उसके बाद मुझे अंदर आने की इजाजत मिली। नंदिनी चारपाई पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान थी, मगर उस मुस्कान में एक बेरुखी थी। बैठो सोहन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, क्योंकि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो उसी चारपाई के नीचे तुम्हारी कब्र बनाकर दफन कर दूंगी और किसी को कानों कान खबर ना हो पाएगी। उसकी धमकी भरी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, ये सब क्या है? सब बताती हूँ, खामोशी से सुनते जाओ। और उसने बताना शुरू किया। मैं अपने पिता महाराज धर्मवीर की इकलौती बेटी हूँ। हमारे परिवार में पहली औलाद को राजगद्दी पर बिठाया जाता है और मैं तो थी पहली और आखिरी औलाद। पिताजी ने 2 शादियां की थीं, मगर दूसरी पत्नी से औलाद ना हो सकी। अब परंपरा और रिवाज के मुताबिक मुझे राजगद्दी पर बैठना था और इसीलिए मुझे पुणे में एक खास आश्रम में धार्मिक शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा गया था। मैं उस वक्त 15 साल की थी। मेरे साथ मेरे छोटे चाचा की इकलौती बेटी राधा भी थी। हम दोनों हमउम्र ही थीं। हम दोनों ने साथ ही अपनी शिक्षा जारी रखी। घर और गांव से दूर हम अपने धर्म की शिक्षा हासिल करने में लगे हुए थे। मुझे 5 साल बाद वापस आना था राज तिलक के लिए। इससे पहले मैं न यहाँ आ सकती थी, न कोई मुझसे मिलने आ सकता था। लेकिन 1 साल पहले अचानक मेरे छोटे चाचा मुझसे मिलने आ गए। मैं सख्त हैरानी में थी कि आखिर वह क्यों आए हैं। चाचा ने कहा, बेटी नंदिनी, चलो मेरे साथ। क्या हुआ चाचा, आप कुछ बताते क्यों नहीं? कि मैंने तड़प कर पूछा तो वह रोने लगे। बेटी बस खामोशी से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उनको रोते देखा तो मैं बहुत घबरा गई। जरूर मेरे पिता या माँ को कुछ हुआ होगा। यही खौफ दिल में लिए मैं चाचा के साथ निकल पड़ी, बिना सोचे समझे। लेकिन चाचा मुझे शहर के एक घनी आबादी वाले इलाके में ले आए और आपकी आंचल की माँ के हवाले कर दिया और मुझे कहा कि नंदिनी बेटी, आपकी जान और इज्जत को खतरा है, इसलिए आपके पिताजी ने मुझे भेजा है कि आपको फिलहाल किसी ऐसी जगह छिपा दूं जहां दुश्मनों का ध्यान भी ना जा सके। उनकी बात सुनकर मैं डर से कांपने लगी। कौन से दुश्मन चाचा? बस बेटी, आपको क्या मालूम हमारे कितने दुश्मन हैं। बस आपने यहाँ रहना है जब तक मैं खुद नहीं आता आपको लेने के लिए। मैंने चाचा को रोते हुए अलविदा कहा, लेकिन उस वक्त मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने छिपकर चाचा और खालू की बातें सुन लीं। चाचा नोटों की गड्डियां खालू को देते हुए कह रहे थे, निरोत्तम, ये लड़की 1 साल तक कहीं ना जाने पाए। जब मेरी बेटी 1 साल के बाद वापस आएगी तो वही ये राज्य सबको बताएगी कि नंदिनी आश्रम से भाग गई थी 1 साल पहले। अब वह हंस रहे थे और जब मेरी बेटी राजगद्दी पर बैठेगी नंदिनी की जगह, तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी।
उनकी बातें सुनकर मेरे होश और हवास गुम हो चुके थे। मैं पत्थर की मूरत बनी सब सुनती रही। चाचा जा चुके थे और मैं सब कुछ समझ चुकी थी। 1 साल बाद जब मैं हवेली नहीं पहुंचती तो वहां हवेली की इज्जत रखने के लिए चाचा की बेटी राधा को राजगद्दी सौंपी जाती, और यही मेरे चाचा की साजिश थी। मैं एक पिंजरे में बुरी तरह फंस चुकी थी। मैंने आंचल की माँ से शहर घूमने का जिद कर दी, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलती तो यहाँ से भागना आसान था। आंचल की माँ दुविधा में थी, मगर मना भी नहीं कर सकती थी कि मुझे शक हो जाता। लेकिन दूसरे ही दिन तुम वहां आ गए और आंचल की माँ को तुम पर भरोसा था। तुम्हारे साथ बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि तुम औरत की इज्जत करना जानते हो, और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें अपने चेहरे की झलक दिखाई, ताकि तुम मेरा हुस्न देखकर मुझसे शादी पर राजी हो जाओ। मुझे 1 साल के लिए कहीं छिपना था, और किसी मजबूत मर्द के सहारे के बिना मैं यह नहीं कर पाती, और बिना किसी रिश्ते के किसी गैर मर्द के साथ भी नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने तुमसे शादी की। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब मैंने 9 माह तक सब्र किया, और उसके बाद तो तुम सब कुछ जानते हो। वह झर भरे अंदाज में बोली। मेरा सर शर्म से झुक गया था। अब तुम इस हवेली में मेरे खास नौकर की हैसियत से रहोगे। आपकी देखभाल मेरी खास नौकरानी शर्मिला कर लेगी। वह सब जानती है और मुझे उस पर भरोसा है। वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। ये कहते हुए वह एक क्षण से उठी और मुझे जाने का हुक्म देकर खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैं उसे बस जाता देखता रहा। वह मेरी जीवन संगिनी थी, मगर ऐसे लग रहा था जैसे अब वह मेरी पहुंच से दूर जा रही थी। आज इस बात को 10 दिन हो चुके थे। मैं इस हवेली में एक छोटा सा नौकर था। मैं अपनी पत्नी और बेटी को देखने को तरस गया था। मेरा सर फटने लगता था, सोच सोच कर कि आखिर नंदिनी ने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ था। अगर वह मुझसे छुटकारा चाहती थी तो साफ साफ बता देती। इस तरह से मेरी बेइज्जती करके उसे क्या मिल रहा था। 2 दिन पहले नंदिनी को राजगद्दी मिल चुकी थी। उसकी खास रस्मों में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। नंदिनी ने अब तक अपने चाचा की हकीकत न खोली थी, क्योंकि अगर वह अपनी जबान खोलती तो उस पर भी सवाल उठाए जाते। इसीलिए नंदिनी और उसके चाचा अपनी जबान सी कर बैठे थे, मगर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। वह मेरे साथ क्या करने वाली थी, मैं कुछ नहीं जानता था। फिर एक दिन शर्मिला ने मुझे एक छोटा सा मोबाइल फोन लाकर दिया और कहा कि इसे रात को देर से ऑन करना। मैं हैरत में था, क्योंकि मेरे पास तो अपना फोन था जिसका नंबर भी नंदिनी को मालूम था। खैर, रात होते ही मैंने फोन ऑन किया तो कुछ ही देर बाद उसमें घंटी बजने लगी, एक अनजान नंबर से। मैंने फोन रिसीव किया तो जैसा सोचा था दूसरी तरफ नंदिनी ही थी। कैसे हो सोहन, उसने पूछा। मैं कैसा हो सकता हूँ नंदिनी, तुम्हारे और अपनी बच्ची के बिना है ही कौन तुम दोनों के अलावा। उसकी आवाज सुनकर मेरा गला रूंध गया। मेरी बात पर उसने गहरी सांस ली। मेरी बात गौर से सुनो। फिर वह मुझे जो कुछ बताने लगी वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज रात मुझे हवेली के अंदर जाना था और वहां से नंदिनी की चचेरी बहन राधा के कमरे में जाना था। मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। इस खतरनाक खेल में मुझे भी शरीक किया जा रहा था। न जाने किस तरह मैं राधा के कमरे में पहुंचा था। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, एकदम से किसी ने बत्ती जलाई। मेरा खून सूखने लगा। अब तो मेरी मौत पक्की थी, लेकिन वहां पर कोई और नहीं, नंदिनी खड़ी थी। उसे देखकर मैं हैरानी में पड़ गया। नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन नंदिनी मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने देखा मेरे पीछे कोई था जिसने मुझ पर वार करना चाहा, लेकिन मैंने फौरन से उस पर काबू पा लिया था। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? नंदिनी गुस्से में थी और उसे सवाल किए जा रही थी। इतने में नंदिनी के चाचा चाची भी आ चुके थे। उस आदमी ने बताया कि वह यहाँ राधा को मारने आया था। ये सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन नंदिनी ने मेरे हाथ से हथियार छीना और उस आदमी के सीने पर रखकर बोली, सच सच बताओ तुम यहाँ किस लिए आए थे? तब वह आदमी कांपने लगा और उसने सब सच बता दिया कि उसे राधा को मारने के लिए भेजा गया था, और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद नंदिनी के चाचा थे। पूरा गांव जमा था जहां नंदिनी फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसने वह सब भी बताया जो वह राज में रखना चाहती थी। उसने अपने चाचा की सारी हकीकत खोलकर रख दी और हमारी कहानी भी सुना डाली। लेकिन गांव वालों, जब मैं यहाँ वापस पहुंची तब भी मेरे चाचा का लालच खत्म नहीं हो सका। उनका मंसूबा अब भी वही था, मुझे रास्ते से हटाना। कल रात मुझे चाचा ने राधा के कमरे में सोने को कहा और कहा कि राधा उदास है, तुम उसके साथ सो जाओ। लेकिन यह उनकी साजिश थी। उनका मंसूबा था कि जब मैं गहरी नींद सो चुकी होंगी उस वक्त राधा को उसके पिता जगाकर ले जाएंगे, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है, और उसी वक्त एक आदमी इस कमरे में दाखिल होगा जो कि मुझ पर हमला करेगा, और जब मैं मारी जाऊंगी तो सब लोगों में एक शोर होगा कि कोई राधा बेटी को मारने आया था और नंदिनी बेटी को गलती से मार के चला गया। उसकी बात सुनकर सब लोगों में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। ये है मेरे चाचा, जो राजगद्दी के लालच में अपनी सगी भतीजी की न तो इज्जत का ख्याल करते हैं, न ही उसकी जान की परवाह करते हैं। नंदिनी की बात अभी मुंह में ही थी कि नंदिनी के वफादारों ने चाचा को पकड़ लिया। मैं अपने चाचा को सजा सुनाती हूँ, उम्र कैद की, जिस तरह उन्होंने मेरे साथ यह सब किया। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं इस राजगद्दी को आज से छोड़ रही हूँ।
आज से आप सबकी माताजी राधा होगी, क्योंकि मुझे इस दोगलेपन के माहौल में नहीं रहना और न ही मैं अपनी औलाद को इस दलदल में फंसता देखना चाहती हूँ। राधा बेटी ईश्वर का खौफ रखती है कि आप सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी, इंशाअल्लाह। इतना कहकर नंदिनी ने अपनी खास चादर राधा को ओढ़ाई और वह दोनों गले लगकर बहुत रोईं। राधा अपने पिता के किए की माफी मांगती रही, जिसमें राधा का कोई कसूर नहीं था। नंदिनी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती मेरे करीब आ रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और मैंने जल्दी से उसे सहारा दिया। अब वह मुस्कुरा रही थी। मेरे जैसी घर से भागी माताजी मंजूर हैं? वह शरारत से पूछ रही थी। 100 बार मंजूर है। मुझे माफ करना नंदिनी, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी तो वह हंस दी। आपको सजा मिल चुकी है, अब मैं अपने किरदार के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। वह हंसने लगी। मैंने कान पकड़ लिया। अब हमें अपने घर वापस भी तो जाना था। आबरू को लिए हुए शर्मिला भी हमारे साथ थी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। नंदिनी, इस जैसी महान औरत मेरी जीवन संगिनी थी, जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जा रही थी। मैं जितना शुक्र अदा करता कम था। नंदिनी ने हंसते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और हम सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए थे। पूरा गांव इस फैसले पर हैरान भी था और खुश भी, खासकर राधा, जो आज तक अपने पिता की साजिशों से अनजान थी। वह नंदिनी की महानता और दरियादिली देखकर खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। उसने नंदिनी को गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। नंदिनी बहन, आपने मेरे पिता की वजह से जो कुछ भी सहा है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज से मैं यह राजगद्दी आपकी अमानत समझकर संभालूंगी और पूरी ईमानदारी से अपने लोगों की सेवा करूंगी। नंदिनी ने उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी अमानत है। इसको संभालना, इसे दोगलेपन की दलदल से बचाना और अपने लोगों को मोहब्बत और इंसाफ देना, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। हम तीनों, मैं, नंदिनी और हमारी बेटी आबरू, बस अड्डे पर पहुंचे थे। शर्मिला भी हमारे साथ थी, जो हमारी मदद के लिए हमारे साथ आ रही थी। वह एक वफादार नौकरानी से बढ़कर नंदिनी की दोस्त और बहन बन चुकी थी। सफर के दौरान मैं खामोश था, बस कभी आबरू को देखता, कभी नंदिनी को। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो गलतफहमियां और शक का जहर मेरे दिल में घुल चुका था, वह इस कदर आसानी से दूर हो जाएगा। नंदिनी ने मेरी खामोशी को महसूस किया और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ सोहन, अभी भी परेशान हो? नंदिनी, मैं बस सोच रहा था कि तुमने इतनी बड़ी दौलत और ताकत को छोड़कर मुझ जैसे आम आदमी का साथ क्यों चुना? तुम वहां रानी बनकर रह सकती थीं। मैंने शर्मिंदगी से कहा। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, सोहन, मोहब्बत और सुकून दौलत से नहीं खरीदे जाते। इस हवेली में दौलत तो थी, लेकिन मोहब्बत और सुकून का नाम ओ निशान नहीं था। मेरे पिता ने मुझे इसकी परंपरा और रिवाज की खातिर एक आश्रम में भेजा था, लेकिन वहां भी वह मुझे इन चालों और साजिशों से बचा नहीं पाए। तुमने मुझे मोहब्बत दी, तुमने मुझे एक घर दिया और हमारी आबरू। मेरा असली परिवार यह है। उसकी आंखों में सच्चाई और मोहब्बत थी और उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिली। हम शहर वापस पहुंच गए थे। मैंने दुकान दोबारा खोली, लेकिन इस बार नए जज्बे के साथ। अब यह दुकान सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए थी। नंदिनी ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने दुकान के पास ही एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। ये उसकी एक ऐसी ख्वाहिश थी जो उसने हवेली की झूठी शान में रहकर भी पूरी नहीं की थी। वह बच्चों को पढ़ाती, उन्हें लिखाती और सिखाती, और मैं उसे देखकर खुश होता था। वह मेरी जिंदगी में एक नया रंग ले आई थी। हमारी छोटी सी दुनिया में अब अमन और मोहब्बत थी। 1 साल बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हमारी छोटी सी दुकान अब एक बड़ी मार्केट बन चुकी थी और स्कूल में भी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया था। हमने दुकान के पास ही एक बड़ा घर खरीद लिया था और शर्मिला भी हमारे साथ रहती थी। सब कुछ बेहतरीन जा रहा था, जब अचानक एक दिन कुछ लोग हमारी दुकान पर आए और कहा कि वह राधा के भेजे हुए हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा पार्सल दिया और चले गए। पार्सल खोलकर मैं हैरान रह गया था। उसमें हीरों और सोने के जेवरात थे। नंदिनी ने फौरन ही राधा को फोन किया और पूछा कि यह सब क्या है। नंदिनी बहन, ये आपका हक है, आपके पिता की जायदाद में से। मेरे पिता ने जो कुछ भी किया, उसका प्रायश्चित मैं इस तरह अदा करना चाहती हूँ। मेहरबानी करके इसे कबूल कर लें। राधा ने जिद की। नंदिनी ने यह सब लेने से इनकार कर दिया। राधा, मैंने जो कुछ भी छोड़ा था वह मेरी मर्जी से था। मुझे इस दौलत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राधा ने भी जिद की। यह आपका हक है, आप अपनी मर्जी से इसे जहां चाहें खर्च कर सकती हैं। यह आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। नंदिनी ने बहुत सोचने के बाद यह जेवरात कबूल कर लिए। इसी दौरान हमारी जिंदगी में एक नया किरदार आ गया था। वह एक नौजवान लड़की थी। उसका नाम करिश्मा था। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी और मेरी दुकान में काम करने आई थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। मैं और नंदिनी उसकी मेहनत से बहुत मुतासिर हुए और हमने उसकी पढ़ाई का भी खर्चा उठा लिया। करिश्मा भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी।
वह हमारी बेटी आबरू को अपनी बहन समझती थी। करिश्मा को देखकर हमें महसूस होता था कि नंदिनी ने जो फैसला किया था वह बिल्कुल सही था। यह दौलत हमारे लिए एक इम्तिहान बनकर आई थी, लेकिन हमने इसे एक नेमत में बदल दिया था। हमने इन जेवरात को एक समाज सेवा ट्रस्ट में दे दिया जो गरीब और साधारण परिवारों की मदद करता था। हमारा सुकून ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सका था। एक दिन मुझे एक खत मिला जो किसी अनजान शख्स ने भेजा था। उसमें लिखा था, क्या तुमने सोचा कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो गईं? तुम्हारी पत्नी को एक और लड़की मिली है जो उसकी दूसरी बहन बन चुकी है। तुम्हारे पीछे वह अब भी अपने परिवार का नाम इस्तेमाल कर रही है ताकि वह अपनी जायदाद हासिल कर सके और तुम्हें धोखा दे सके। यह खत पढ़कर मुझे एक झटका लगा। मेरे जहन में पुराने शक फिर से सर उठाने लगे। मैंने नंदिनी को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे इस खत के बारे में बात की तो वह हंसने लगी। सोहन, मुझे नहीं मालूम ये किसने लिखा है, लेकिन मेरे पिता को कोई भतीजी नहीं है जो मुझे बहन कहे। ये किसी की साजिश है। लेकिन मेरे जहन में वहम ने जगह बना ली थी। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। नंदिनी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों पर शक की पट्टी बंध चुकी थी। करिश्मा भी मेरी तरफ देखकर परेशान हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मेरे बर्ताव में इतनी तब्दीली क्यों आई है। एक दिन मैंने नंदिनी को करिश्मा से बात करते हुए सुना, करिश्मा, मुझे डर है कि हमारे पीछे कोई और साजिश कर रहा है और इसका ताल्लुक मेरे चाचा से हो सकता है। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में शक और गहरा हो गया। मैंने नंदिनी को डांटा, तुम अभी भी अपने परिवार की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ सुकून नहीं मिला? मेरी आवाज में कड़वाहट थी। वह चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम वही सोहन हो जो अतीत की बातों पर यकीन करता है, उसने रोते हुए कहा और कमरे से चली गई। मुझे अपना बर्ताव बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन मैंने नंदिनी को बताया, मैं तुम्हें आज शाम दुकान से कुछ दूर मिलूंगा। मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में कुछ अहम बताना चाहता हूँ। वह हैरान होकर बोली, तुम इस कहानी को छोड़ दो सोहन, यह सिर्फ एक साजिश है। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने उसे शाम को दुकान के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया। जब मैं दुकान से निकला तो मैंने एक सुनसान गली में कुछ लोगों को देखा जो छिपकर खड़े थे। मुझे उन पर शक हुआ और मैंने करीब जाकर देखा। वह कोई और नहीं, मेरे चचेरे भाई और उनके कुछ दोस्त थे। मैं हैरान रह गया कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरे दिल में डर और शक का तूफान आ चुका था। मैं उनके पास गया और पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने घबराकर कहा, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पुलिस को बुलाकर पकड़ने की धमकी दी। तब उनमें से एक ने सच बता दिया, सोहन भाई, हमने ही वह खत लिखा था। हमने यह सब आपके चाचा के कहने पर किया था। उनको आपसे जलन है क्योंकि आपकी पत्नी के परिवार ने इतनी दौलत भेजी और वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई और मैं फौरन नंदिनी की तरफ दौड़ा। उसकी बातें बिल्कुल सही थीं। वह सच कह रही थी और मैंने उस पर शक किया। मैंने उसे गले लगाया और माफ़ी मांगी। नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेवकूफ़ी ने फिर से तुम पर शक किया। नंदिनी ने मुस्कुराकर मेरे माथे पर चूमा। कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद हमें यह सब सहना था ताकि हमें एहसास हो कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत है। हमारी जिंदगी फिर से आम हो गई थी। मैंने अपने परिवार को सच्चाई बताई और वह बहुत शर्मिंदा हुए। वह सब भी मुझसे माफ़ी मांगने आए। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि बदले से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने फिर से अपने परिवार को एक कर लिया और उन्हें भी मोहब्बत और सच्चाई की राह पर चलने की नसीहत दी। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन और एक खुशहाल परिवार का मुखिया हूँ। नंदिनी और मैंने एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। हमारी बेटी आबरू और करिश्मा भी अब बड़ी हो चुकी हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। हमारी कहानी शायद उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है जो दौलत और ताकत के पीछे भागते हैं, जबकि असली सुकून और खुशी मोहब्बत, ईमानदारी और सच्चाई में मिलती है। अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं संतुष्ट था क्योंकि मुझे यह सच्चाई मालूम हो गई थी कि सच्ची दौलत मोहब्बत और रिश्ते हैं, न कि पैसा।